आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को एक नया शब्द दिया है, एक नए शब्द से आपका परिचय करवाया है और वो शब्द है आंदोलनजीवी। इस शब्द के पीछे प्रधानमंत्री की सोच क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये शब्द विपक्षी नेताओं के सीने में खंजर की तरह क्यों चुभ रहा है, यह भी आज हम आपको समझाएंगे। आपको याद होगा, डीएनए में हमने आपको राजनीति के राजा बाबू की कहानी सुनाई थी। हमने आपको बताया था किस तरह कुछ चेहरे, कुछ नेता देश के हर आंदोलन में दिखाई पड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने आज इसी प्रजाति के लिए एक नया शब्द दिया है और वो शब्द है आंदोलनजीवी। ये वही राजनीति के राजा बाबू हैं जो हर आंदोलन में कभी किसान बन जाते हैं, कभी ये डॉक्टर बन जाते हैं, कभी ये वकील बन जाते हैं, कभी ये मजदूर बन जाते हैं, कभी ये किसी खास वर्ग के अल्पसंख्यक बन जाते हैं और अलग अलग मांगों के साथ अलग अलग भूमिकाओं में ये अलग अलग जगहों पर आपको नजर आते हैं। आपको ये सिंघू बॉर्डर पर भी दिखाई देंगे और आपको ये बाकी जगहों पर भी दिखाई देंगे। ये हर जगह है। प्रधानमंत्री ने बताया आज कि आंदोलनजीवी भी परजीवी की तरह ही होते हैं। उनकी जो डेफिनेशन है वो सुनिए आप। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलनजीवियों का अनुभव होता होगा। तो प्रधानमंत्री आपको जो बता रहे हैं वो उन्हीं लोगों के बारे में बता रहे हैं जो आपको सिंघू बॉर्डर पर भी दिखेंगे, वो शाहीन बाग में भी दिखेंगे, वो आपको जेएनयू में भी दिखेंगे, वो आपको जंतर मंतर पर भी दिखेंगे, वो आपको कश्मीर के खिलाफ आंदोलन में भी दिखेंगे, आज़ाद कश्मीर की मांग करते हुए दिखेंगे, वो आपको पाकिस्तान के समर्थन में भी दिखेंगे, वही लोग आपको चीन के समर्थन में भी कभी कभी दिख जाएंगे। यानी ये आंदोलन से जो इन्हें पूरी ताकत मिलती है उसी पर दुकानदारी चलती है इनकी। विज्ञान में परिजीवी उन जीव जंतुओं या पौधों को कहा जाता है जो दूसरे जीवों को आहार बनाकर जीवित रहते हैं। यानी जो जीव अपने जीवन के लिए पूरी तरह से दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, ऐसे जीव परजीवी कहलाते हैं। अंग्रेजी में पैरासाइट भी कहते हैं और अक्सर कहा जाता है कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो दूसरों का खून चूसकर जिंदा रहते हैं। ये लोग भी वही हैं, ये देश का खून चूसकर अपनी शक्ति बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इतिहास का एक ऐसा पन्ना भी पलटा जिससे देश में लेफ्ट पार्टियों की राजनीति का असली चरित्र पूरे देश के सामने आ जाता है। जरा वो दिन याद कीजिए जब हरित क्रांति की बातें होती थी। हरित क्रांति के समय जो कृषि सुधार हुए, तब भी जो आशंकाएं हुई, जो आंदोलन हुए, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है और ये देखने जैसा है। कृषि सुधार के लिए सख्त फैसले लेने के उस दौर में शास्त्री जी का हाल ये था कि अपने साथियों में से कोई कृषि मंत्री बनने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि लगता था कि ऐसा है हाथ जल जाएंगे और किसान नाराज हो जाएंगे तो मेरी तो राजनीति समाप्त हो जाएगी। ये शास्त्री जी के समय की घटनाएं हैं
और अंत में शास्त्री जी को सी सुब्रमण्यम जी को कृषि मंत्री बनाना पड़ा था। और उन्होंने रिफॉर्म्स की बातें की। योजना आयोग ने भी उसका विरोध किया था। मजा देखिए, योजना आयोग ने भी विरोध किया था। वित्त मंत्रालय सहित पूरी कैबिनेट के अंदर भी विरोध का स्वर उठा था। लेकिन देश की भलाई के लिए शास्त्री जी आगे बढ़े और लेफ्ट पार्टी जो आज भाषा बोलते हैं ना, वही उस समय बोलते थे। वो यही कहते हैं, अमेरिका के इशारे पर शास्त्री जी ये कर रहे हैं, अमेरिका के इशारे पर कांग्रेस ये कर रही है। सारा चीज जितना आज मेरे खाते में जमा है ना, वो पहले आपके यहाँ हुए क्या रुपये था। सब कुछ अमेरिका के एजेंट कह दिया जाता था हमारे नेता, कांग्रेस के नेताओं को। ये सब कुछ लेफ्ट वाले जो आज भाषा बोलते हैं, वो उस समय भी उन्होंने यही भाषा बोली थी। कृषि सुधारों को छोटे किसानों को बर्बाद करने वाला बताया गया था। देश भर में हजारों प्रदर्शन आयोजित हुए थे, बड़ा मूवमेंट चला था। इसी माहौल में भी लाल बहादुर शास्त्री जी और उसके बाद की सरकार जो करती रही, उसी का परिणाम है कि जो हम कभी PL 480 मंगवा करके खाते थे, आज देश अपने किसान ने अपनी मिट्टी से पैदा की चीजें को खाता है। जरा वो दिन याद कीजिए जब हरित क्रांति की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने आपको बताया कि ऐसे लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री का भी क्या हाल करके रख दिया था। अब मैं भी आपको इतिहास की किताब के जरिए इस बारे में कुछ और जानकारी दूंगा, जिससे आप समझेंगे कि इस समय देश में कृषि कानूनों के विरोध के लिए जो तर्क दिए जा रहे हैं, ये वही तर्क हैं जो उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए भी, यानी हरित क्रांति के लिए भी यही कहा गया था। जब हरित क्रांति हुई हमारे देश में, जो कि बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है किसानों के जीवन में, उस समय हरित क्रांति को लेकर क्या कहा गया था, मैं आपको थोड़ा पढ़कर बताना चाहता हूं। मेरे पास जो किताब है, यह है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, रिवाइज्ड एंड अपडेटेड वर्जन है उसका। ये बिपिन चंद्र, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी की किताब है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। अब मैं आपको पढ़कर बताता हूं, देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, particularly the early 70s, considerable opinion emerged that the green revolution was leading to class polarization in the countryside। मतलब इससे ध्रुवीकरण हो जाएगा देश में अगर ये हरित क्रांति हुई तो, इसमें ऐसा लिखा है। और जो आर्ग्यूमेंट दिया गया वो ये था that rich peasants and capitalist farmers were getting strengthened partly at the expense of the small peasants, tenants, etc., who unable to access the modern inputs were being pushed into the rank of the landless, that is a process of de-peasantization was in progress। इसका मतलब ये है, जो इसमें आगे लिखा हुआ है, कि उस समय ये जो अमीर किसान हैं उनके पक्ष में रहेगा और जो गरीब किसान हैं वो और ज़्यादा गरीब होते चले जाएंगे। और इससे further the mechanization of agriculture was displacing labor, leading to increasing unemployment and a fall in wages of agricultural labor, जिसकी वजह से गरीब किसान और गरीब होगा और जो मजदूर हैं, कृषि मजदूर हैं, उनमें बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और उनकी जो आमदनी है वो और कम हो जाएगी अगर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो। ये उस समय कहा गया, ये इस किताब में भी लिखा हुआ है। इसका जो लबो-लुबाब है वो ये, द ग्रीन रेवोल्यूशन विल लीड टू द रेड रेवोल्यूशन was the catchy slogan doing the rounds in some circles in the late 60s and early 70s। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन अगर हुआ तो इट विल लीड टू द रेड रेवोल्यूशन, ये कहकर लोगों को डराया गया। लेकिन फिर देखिए आगे उसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, fears of the green revolution leading to increasing rural unemployment because of labor displacing mechanization proved to be बेसलेस। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर लिखा है, द ग्रीन रेवोल्यूशन फार फ्रॉम पुशिंग द स्मॉल फार्मर इनटू द रैंक्स ऑफ द लैंडलेस एक्चुअली एनेबल्ड हिम टू सर्वाइव विद द अडॉप्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, इंप्रूव्ड सीड्स एंड अदर एग्रीकल्चरल इनपुट्स, द स्मॉल फार्मर बिकेम रिलेटिवली मोर वायबल एंड डिड नॉट हैव टू सेल आउट टू द लार्ज फार्मर इन डिस्ट्रेस। आगे उसके जो नतीजों में लिखा है वो ये कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और जब हरित क्रांति हुई तो उससे किसानों को बहुत लाभ हुआ, छोटे किसानों को ज्यादा लाभ हुआ, मजदूरों को ज्यादा लाभ हुआ।
ये सब इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। और जो बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपना जो निष्कर्ष निकाला हरित क्रांति के बाद वो ये निकाला। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे जब आप इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि हरित क्रांति से पहले भी ठीक वही तर्क दिए जा रहे थे। हरित क्रांति को रोकने की कोशिश की गई, ग्रीन रेवोल्यूशन को रोकने की बहुत कोशिश हुई और तर्क वही थे जो आज के कृषि कानूनों को लेकर दिए जा रहे हैं कि इससे किसान बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन ने किसानों का जीवन बदल दिया, ये इससे समझने की बात है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक नए शब्द से आपका परिचय करवाया, आंदोलनजीवी, जो कि राजनीति के राजा बाबू हैं, जो आपको हर जगह नजर आएंगे और जो इस तरह के आंदोलनों से ऊर्जा लेते हैं और उसी से अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाते हैं। इसके अलावा एक और नया शब्द आज उन्होंने देश को दिया है और वो है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, यानी एफडीआई। पहले आप एफडीआई समझते थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन अब है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। एक नया मैं चीज देख रहा हूं, देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना चाहिए। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री ने आज जो भाषण दिया राज्यसभा में, उसमें उन्होंने कहीं भी खालिस्तान शब्द का सीधे जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने विदेशों से किसान आंदोलन को नियंत्रित कर रहे खालिस्तानी गैंग से देश के लोगों को सावधान जरूर किया है। और आज ये बात प्रधानमंत्री द्वारा संसद में खड़े होकर कहना बहुत बड़ी बात है और आपको इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी पर यकीन करना ही होगा। और आपको यह भी याद होगा, जी न्यूज पहला वो न्यूज चैनल है जिसने बिना डरे पहले दिन से ही आपको यह बता दिया था कि इस किसान आंदोलन में खालिस्तानी गैंग की एंट्री हो चुकी है और अब इसका रिमोट कंट्रोल विदेश में जा चुका है। यह सारा जो आंदोलन है ये विदेशों से संचालित हो रहा है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी संसद में खड़े होकर पूरे देश को यही बात बताई है। भारत की ताकत ऐसी समस्याओं के समाधान करने की और नए रास्ते खोजने की रही है, आगे भी खुलेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो भारत अस्थिर रहे, अशांत रहे, इसे लगातार कोशिशें कर रहे हैं। हमें इन लोगों को जानना होगा। हम ये न भूलें कि पंजाब के साथ क्या हुआ। जब बंटवारा हुआ, सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा पंजाब को। जब 84 के दंगे हुए, सबसे ज्यादा आंसू बहे पंजाब के, सबसे ज्यादा दर्दनाक घटनाओं का शिकार होना पड़ा पंजाब को। जो जम्मू कश्मीर में हुआ, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया। जो नॉर्थ ईस्ट में होता रहा, आए दिन बम बंदूक और गोलियों का कारोबार चलता रहा। ये सारी चीजों ने देश को किसी न किसी रूप में बहुत नुकसान किया है। इसके पीछे कौन ताकतें हैं, हर समय हर सरकारों ने इसको देखा है, जाना है, परखा है। और इसलिए हमें उस जज्बे से इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हम तेजी से आगे बढ़े। और हम ये न भूलें कि कुछ लोग हमारे खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने, उनका जितना हम आदर करें उतना कम है। गुरुओं की महान परंपरा को, और मेरा भाग्य रहा है मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिला है। मैं जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष पंजाब में बिताए हैं, इसलिए मुझे मालूम है। और इसलिए जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं, उनको गुमराह करने के जो लोग प्रयास करते हैं, इससे कभी देश का भला नहीं होगा।
हमें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज संसद से जो संदेश दिया है देश के सिखों को, देश के सिख समुदाय को, अब उन्हें यह देखना है कि वो अपने प्रधानमंत्री पर यकीन करना चाहते हैं या फिर देश के बाहर बैठे उन लोगों पर यकीन करना चाहते हैं जो उन्हें बहका रहे हैं और जो उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। उन्हें किसका साथ देना है और किस पर यकीन है, ये उन्हें तय करना होगा। प्रधानमंत्री ने आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक ऐसी बात भी बताई जिससे कांग्रेस किसानों के सामने अब बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी। मुझे लगता है कि राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार छूट जाते हैं, लेकिन जो ये सब कर रहे हैं अच्छा है। आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यहाँ मौजूद है, मैं उन्हीं का एक कोट आज बहुत पढ़ना चाहता हूँ। हो सकता है जो यू टर्न कर रहे हैं वो मेरी बात माने या न माने, मनमोहन सिंह जी की तो बात जरूर मानेंगे। There are other rigidities because of the whole marketing regime set up in the 1930s, which prevent our farmers from selling their produce where they get the highest rate of return. It is our intention to remove all those handicaps which come in the way of India realizing its vast potential as one large common market. ये आदरणीय मनमोहन सिंह जी का आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है, गर्व कीजिए। तो मौजूदा प्रधानमंत्री खड़े हैं और पूर्व प्रधानमंत्री पीछे बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही एक पुराना कोट ले लिया और आज पूरे देश को उन्होंने बता दिया। अब आप यहां पर एक चीज देखिए, शुक्र है कि अब हमारे देश में दरबारी इतिहासकार नहीं रहे। शुक्र है कि अब हमारे देश में दरबारी पत्रकार उतने शक्तिशाली नहीं रहे। अगर होते तो मनमोहन सिंह के इस कोट को भी इतिहास से हमेशा के लिए डिलीट कर देते, कोई पढ़ भी नहीं पाता। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि रिसर्च पर जोर दीजिए और हम यहाँ जी न्यूज़ में भी हमारा सारा जोर इसी तरह रिसर्च पर रहता है, क्योंकि उसी से आपको समझ में आता है कि कौन आदमी, कौन पार्टी, कौन नेता कहाँ खड़ा हुआ है। और अब आखिर में जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही वो सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी और वो बात थी, मोदी है तो मौज लो। ये कहकर प्रधानमंत्री ने पूरे विपक्ष पर एक बड़ा करारा व्यंग किया कि मोदी है तो मौज लो, और उन्होंने विपक्ष को घर का भेदी न बनने की सलाह भी दी है। सदन में भी जिस तरह चर्चा हुई, और मैं सच बताता हूं, चर्चा का स्तर भी अच्छा था, वातावरण भी अच्छा था। ये ठीक है कि इससे कितने लाभ होते हैं, मुझ पर भी कितना हमला हुआ, हर प्रकार से जो भी कहा जा सकता है कहा, लेकिन मुझे बहुत आनंद हुआ कि मैं कम से कम आपके काम तो आया। देखिए, आपके मन में एक तो कोरोना के कारण ज्यादा जाना आना होता नहीं होगा, फंसे रहते होंगे और घर में भी खिचखिच चलती होगी। अब इतना गुस्सा यहां निकाल दिया तो आपका मन कितना हल्का हो गया, आप घर के अंदर कितनी खुशी चैन से समय बिताते होंगे। तो ये आनंद जो आपको मिला है, इसके लिए मैं काम आया, ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और मैं चाहूंगा ये आनंद लगातार लेते रहिए, चर्चा करते रहिए, लगातार चर्चा करते रहिए, सदन को जीवंत बनाते रखिए। मोदी है, मौका लीजिए। और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के अंत में एक वेद मंत्र सुनाया जिसका अर्थ देश की एकता का संदेश देता है। हमारे यहां वेदों में एक महान विचार प्राप्त होता है, वह हम सब के लिए, 130 करोड़ देशवासियों के लिए
ये मंत्र अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। वेदों का ये मंत्र कहता है, अयुतो अहम, अयुतो में आत्मा, अयुतो अहम, अयुतो में आत्मा, अयुतम में चक्षुः, अयुतम श्रोत्रम, अयुतो अहम, अयुतो में आत्मा, अयुतम में चक्षुः, अयुतम श्रोत्रम। यानी मैं एक नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अपने साथ करोड़ों मानवों को देखता हूं, अनुभव करता हूं। इसलिए मेरी आत्मिक शक्ति करोड़ों की है, मेरे साथ करोड़ों की दृष्टि है, मेरे साथ करोड़ों की श्रवण शक्ति, कर्म शक्ति भी है। और आखिर में प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर वो बात कही जो कि सरकार पहले दिन से कह रही है, लेकिन आंदोलनकारी सब कुछ सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके कानों में एक ही बात नहीं जा रही और उसी बात को वो आगे किसानों तक पहुंचने नहीं दे रहे। इसलिए हम एक बार फिर कोशिश करके देखते हैं। प्रधानमंत्री ने भी ये बात पहले कई बार कही है, सरकार ने हर बार कही है, लेकिन आप सोचिए कि आज ये जो ज़माना है ये संचार का ज़माना है। कितने सारे आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं अपनी बात कहने के लिए, लेकिन फिर भी ये एक बात है जो किसानों के कानों तक पहुंचने से पहले ही कहीं खो जाती है। और वो इसलिए खो जाती है क्योंकि बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दीवार बनकर खड़े हुए हैं। और वो बात कौन सी है? खास तौर पर हमारे देश के किसानों को जरूर सुननी चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज खुद ये कहा संसद में कि उन्होंने किसानों को गारंटी दी है कि एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा और मंडियां समाप्त नहीं होंगी। कोई भी कानून पूर्ण नहीं होता, वक्त के साथ उसमें बदलाव करने पड़ते हैं, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। लेकिन दो बड़ी बातें हैं। उन्होंने कहा है एमएसपी जारी रहेगा और अनाज मंडियां समाप्त नहीं होंगी। अब हम नहीं जानते कि हमारी जो हम बात कह रहे हैं और जो प्रधानमंत्री ने भी कही है वो बात भी किसानों तक पहुंचने दी जाएगी या नहीं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.